नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में एक विमर्श लेकर आए हैं आपके सामने, और हमें लगता है कि ये विमर्श स्वस्थ मन से भारतीय लोकतंत्र के लिए और भारतीय लोकतंत्र के भविष्य के लिए मुझे लगा कि होनी चाहिए, इसलिए हम ये विमर्श लेकर आपके सामने आए। देखिए, महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ है और जो कुछ भी हो रहा है, जहाँ तक हम लोगों ने भारतीय संविधान को पढ़ा है, अगर इस चैनल को देखने वाले अगर और अधिक जानकार होंगे तो जो मेरे अंदर की जो बात है, जो अभी तक हमने चीज़ों को देखा है, उसके आधार पर हम ये कहने जा रहे हैं कि देखिए, किसी भी राज्य में या केंद्र में इलेक्शन कमीशन जब चुनाव प्रोसेस की जब शुरुआत करता है तो उसका लक्ष्य होता है कि जो जिस दिन विधानसभा या लोकसभा का गठन हुआ है उससे पहले नई सरकार का गठन हो जाए, और अगर नहीं गठन होता है तो संवैधानिक संकट वाली स्थिति हो जाती है। ये हम लोगों ने पढ़ा है, इसलिए चुनाव आयोग मतलब निर्धारित विधानसभा का जो या लोकसभा का जो निर्धारित समय है गठन का, उससे पहले वो प्रक्रिया पूरी कर देता है। लेकिन महाराष्ट्र में प्रक्रिया पूरी हुई 26 नवंबर को विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो गया, नए विधानसभा का चुनाव हो गया है, लेकिन अभी तक सरकार बनाने का दावा किसी की तरफ पेश नहीं किया गया है। ऐसे में मेरी जहां तक समझ है, क्योंकि उस दौर में वो खबरें भी लगातार आ रही थी कि राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए, कार्यकारी मुख्यमंत्री का कोई सवाल ही नहीं होता है। तो आज इसी सिलसिले में हम विमर्श कर रहे थे। कई अपने दिल्ली के मित्रों से भी मैंने बात की जो उस दौर में हमारे साथ, हम हिस्ट्री में थे तो पॉलिटिकल साइंस में है, पढ़ाई कर रहा था, आज प्रोफेसर भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, और कई तो सुभाष कश्यप के साथ काम करने वाले लोगों में भी है। उन लोगों ने इस बात पे कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ, ये बात तो है, राष्ट्रपति शासन तो लग जाना चाहिए, लेकिन अभी बहुमत में है, जब सरकार बना ले। कुछ ऐसे कहने वाले लोग थे, कुछ कहने वाले थे नहीं, राष्ट्रपति संविधान है। तो ये चर्चा हो रही थी, और इसी चर्चा में एक बात बड़ी गंभीरता से सामने आई, और मैं भी लगातार महसूस कर रहा हूँ। देख लीजिए, इतने अखबार के जो हमारे हाथ में अब जितने अखबार देख रहे हैं, सारे अखबारों में लगातार हम महाराष्ट्र की जीत की वजह क्या है इसको टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। हर एक लगभग 17-18 हिंदी, इंग्लिश या अन्य अखबारों में जो आर्टिकल आया है, वो आर्टिकल हमने पढ़कर समझने की कोशिश किया कि महाराष्ट्र में इस चुनाव का में रिजल्ट जो आया है उसका मतलब क्या है, क्योंकि झारखंड में बहुत सारी चीज़ें अस्पष्टता के साथ आ रही थी। हाँ, इतनी बड़ी बहुमत के साथ चुनाव जीतेगा झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये नहीं लग रहा था, लेकिन चुनाव में बराबरी का टक्कर है और झारखंड मुक्ति मोर्चा जीत भी सकता है, ये साफ दिख रहा था। महाराष्ट्र में जो सर्वे हुआ, वो सर्वे भी 4 चैनलों ने दिखाया कि भाई कांग्रेस गठबंधन की सरकार बन रही है, 6 चैनल ने दिखाया कि नहीं, बीजेपी गठबंधन की सरकार बन रही है। दिखेगी क्या उस समय में? और किसी ने भी 170 से ज़्यादा सीटें बीजेपी गठबंधन को नहीं दिया था, और कितनी सीटें आई हम देख सकते हैं। फेल होता है, ऐसा नहीं है कि आकलन फेल नहीं होता है, लेकिन इस तरीके से फेल नहीं होता है। इस तरीके से बहुत मार्जिनल वोट की वजह से अगर कुछ चीज़ें बदल जाए तो अलग बात है, लेकिन वैसे बदलता नहीं है। और अगर हम बात विशेषज्ञों की करें तो हम लगातार अब डे फर्स्ट ये हुआ कि खाता में जो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम हुआ, जैसे झारखंड में मैया योजना और महाराष्ट्र में बहन योजना, उसकी वजह से ये पूरा मैकेनिज्म जो चुनाव को लेकर आकलन करने वाले लोग हैं वो फेल कर जा रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में अगर आप विश्लेषण करेंगे तो कई तरह के चौंकाने वाले चीज़ आ रहे हैं। वहाँ क्या कहते हैं, एक शेखर गुप्ता का भी आया है कि अडानी अंबानी के इशू पे जो है सो ज़्यादा फोकस करके वामपंथी सोच को देश ने खारिज कर दिया, महाराष्ट्र वालों ने खारिज कर दिया। बरखा दत्त ने भी अच्छे तरीके से चीज़ों को रखी है
कि सोशल मीडिया पर ज़्यादा कांग्रेस ध्यान दे रही है अपने कार्यकर्ताओं, और इन पर ध्यान दे तो शायद बेहतर कर सकते। लेकिन इन्होंने भी सिर्फ कांग्रेस को सलाह, जितनी आर्टिकलें आई हैं सारे के सारे लोग कांग्रेस को सलाह दे रहे हैं। संजय कुमार से हम उम्मीद करते थे CSDS वाले से कि वो कुछ तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ कुछ नई बात वो रखेंगे, लेकिन उन्होंने भी अपने विश्लेषण में चीज़ों को स्पष्टता के साथ नहीं रख सके कि क्या हुआ, मराठा वोटर कैसे स्विंग हुआ, दलितों ने क्या किया। क्योंकि जिस एक लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस भले ही 1400 वोट से चुनाव जीता हो, लेकिन उस लोकसभा क्षेत्र के जितने विधानसभा है उसमें 20,000 से अधिक वोट से कांग्रेस चुनाव हारी है हर विधानसभा क्षेत्र में। तो ये मैच्योरिटी अगर डेमोक्रेसी में आई है, जनता इतना मैच्योर्ड हो गया है, तो बहुत बड़ी बात है। इस पर भी शोध होना चाहिए कि वाकई में जनता अब इस तरीके से वोट करने लगे हैं कि लोकसभा में हमें मोदी के खिलाफ वोट करना है और विधानसभा में बीजेपी को वोट करना है। क्योंकि बीजेपी तो हर जगह यही कहते हैं कि मोदी के बल पे हम जीत के आए, तो वो उस लोकसभा का हार तो कह रहा है कि मोदी को लोगों ने नकार दिया। तो ये भी एक अलग ट्रेंड दिखा रहा है। क्योंकि देखिए 98 से हर चुनाव, मतलब पंचायत के चुनाव से लेके पार्लियामेंट के इलेक्शन तक का कवर करने का अनुभव मेरे पास भी है, और 2 बार तो मैं खुद पोलिंग एजेंट रह चुका हूँ चीज़ों को समझने के लिए। मीडिया में आने के बाद भी मैं पोलिंग एजेंट के रह के चीज़ों को समझना, काउंटिंग एजेंट हम पॉलिटिकल पार्टी का रहे हैं, उस समय हम पत्रकार नहीं थे। काउंटिंग एजेंट 91 में हम काउंटिंग एजेंट, या 89 में बीपी सिंह वाले चुनाव में हम काउंटिंग एजेंट रहे थे कि कैसे गिनती होती है। बाद के दिनों में पत्रकार होने के बाद जब EVM की व्यवस्था आई, तब फिर एक बार हम काउंटिंग एजेंट बन के पूरे काउंटिंग प्रोसेस को समझने के लिए, 16C फॉर्म समझने के लिए कि क्या होता है, वहाँ पर कैसे मिलान होता है, ये सारी चीज़ें हम समझने के लिए खुद प्रोसेस में, मतलब सिर्फ पत्रकार के रूप में ही नहीं, उस प्रोसेस में भी घंटों पोलिंग एजेंट बैठकर, घंटों काउंटिंग एजेंट बन के उन चीज़ों को समझ रखा है कि क्या तकनीकी क्या चीज़ें होती हैं। तो इतने आर्टिकल के बावजूद भी बहुत सारी चीज़ें स्पष्टता के साथ नहीं आ रही थी। लेकिन 2 बातें जो सामने आई हैं वो बहुत ही गंभीर बात है। अमूमन देखिए 5 बजे के बाद जो है ना, बहुत कम ऐसे पोलिंग बूथ होते हैं जहां लोग वोट गिराने के लिए आते हैं, और अगर वोट गिराने के लिए आए तो वोटिंग अवधि खत्म होने तक जितने लोग पंक्ति में लगे हुए हैं उनको पर्ची देके ताला बंद कर देता है, गेट बंद करता है, उसके बाद कोई नहीं आता। ये चुनाव आयोग का निर्देश है, और उसके बाद आधा घंटा 1 घंटा जितना दूर है पोलिंग हो जाए। और जहाँ तक हम लोगों का अनुभव है कि हर घंटे जो वोटिंग परसेंटेज जारी होता है, अब पहले वाली बात नहीं है, एकदम एग्जैक्ट जारी होता है, एकदम कह सकते हैं ना हर घंटे। क्योंकि जो अब प्रिजाइडिंग अफसर के पास एक ऐप है, उस ऐप का भी इस्तेमाल होता है कि वोटिंग, वो एकदम एग्जैक्ट वोटिंग परसेंटेज बता देता है, क्योंकि ऐप पर वोट डालता है, इलेक्शन कमीशन के ऐप से वो सीधा जुड़ा रहता है। फिर जितने मजिस्ट्रेट, स्टेटिक मजिस्ट्रेट रहते हैं उनको एक्चुअल, देखिए 5-5, 6-6 बूथ रहता है एक मजिस्ट्रेट के अंदर, तो उसको एक्चुअल फिगर मिलता है जब पहुंचा। भले वो फिगर 11:30 बजे का हो और 12 बजे जारी किया जा रहा हो, ये अलग बात है, लेकिन एक्चुअल रहता है। हाँ, 5 बजे जो फिगर आता है ना, और उसके 1 घंटे बाद उसमें थोड़ा आपाधापी वाली स्थिति होती है कि EVM लेके पहुंचना भी है, EVM स्ट्रॉन्ग रूम में पहुंचाना है, तो उस आपाधापी में कैलकुलेशन करने में थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन EVM के दौर में बहुत विलम्ब होगा, बहुत विलम्ब होगा, तो 5 बजे के बजाय 7 बजे एक्चुअल फिगर, और ये 10-15 बूथ पर अगर वोटिंग हो रहा है तो अलग बात है, लेकिन एक्चुअल फिगर आ जाता है। लेकिन आज तक कभी ये नहीं देखने को मिला कि भाई देखिए अमूमन 1 घंटा में, सुबह के समय में देखिएगा तो 3.5% से 4% पोल होता है, और शाम के समय में थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन 1 घंटा में 12% पोल हो जाए, 5 बजे शाम में महाराष्ट्र में जितना पोलिंग हुआ, और 6 बजे जब वोटिंग खत्म होने की बात हुई, और रात के 11 बजे जो उन्होंने जारी किया,
और सुबह होते होते जो चीज़ें बदली उसमें 12% का फर्क हो गया। ये बहुत बड़ी बात है, ये हो ही नहीं सकता है कि 12% का फर्क हो जाए। ये तो समझने वाली बात है कि भाई 12% का फर्क कैसे हो जाएगा। तो ये इस पर देश में एक बहस होनी चाहिए। ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर एक पत्रकार के रूप में मेरा भी मानना है कि ये संभव नहीं है। कुछ तकनीकी एक्सपर्ट ही इसके बारे में कुछ कह सकते हैं, लेकिन ईवीएम और इसके बीच जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस में स्ट्रांग रूम में रखने और ये पूरे प्रोसेस में कुछ ना कुछ चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि इतना वोट अचानक 12% वोट एक घंटे में नहीं हो सकता है। अब आप समझिए ना, 76 लाख वोट एक्स्ट्रा होना कैसे संभव है। जो ये लोग कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वोट, हर कंस्टिट्यूंसी में 20 से 25 हज़ार वोट एक्स्ट्रा हो गया, ऐसा संभव होता नहीं दिख रहा। इसलिए देखिए, सरकारें आएंगी जाएंगी, मतलब ये नहीं है कि सरकार किसकी है। मतलब ये है कि डेमोक्रेसी में निष्पक्ष चुनाव डेमोक्रेसी को मजबूती प्रदान करता है और लोगों का जैसे जैसे भरोसा उठता जा रहा है। ये देखिए, भरोसा उठने का बात है, क्योंकि बहस तेज हो गई है और हर व्यक्ति अब इस पर सवाल करने लगे कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है। तो अगर लोगों का, क्योंकि सब कुछ भरोसा पर है, अगर डेमोक्रेसी से लोगों का भरोसा उठना शुरू हो गया तो फिर बहुत मुश्किल होगा। जिस तरीके से हम पड़ोसी देशों में देख रहे हैं, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, वहाँ डेमोक्रेसी क्यों नहीं काम सक्सेस कर रहा है। कारण यही है ना कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को बनाए रखने के लिए जो पिलर है वो मजबूत नहीं है। उस पिलर को जिस मजबूती के साथ खड़े रहने की जरूरत है वो खड़े नहीं रह रहे, डेमोक्रेसी ध्वस्त हो गया। तो इस देश में भी इलेक्शन कमीशन हो, हाई कोर्ट हो, मीडिया हो, सुप्रीम कोर्ट हो, ब्यूरोक्रेसी हो, ये जितने पिलर्स हैं, अगर वो ईमानदारी के साथ लोकतंत्र बचाने के लिए डटे नहीं रहे तो याद रखिएगा, इस देश में भी बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल जैसी स्थिति हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसलिए चर्चा जरूरी है और इलेक्शन कमीशन को इस पर स्पष्टता के साथ कहनी चाहिए। और 17C फॉर्म को जो उन्होंने कहा था कि पार्टी और हमारे बीच है, तो कांग्रेस पार्टी को भी अब इस चीज़ को देखना होगा। एक ये भी बात है कि उस तरीके से विपक्ष भी लड़ाई लड़ती हुई नहीं दिख रही है, नहीं तो सवाल ही नहीं है। क्योंकि वोट खत्म होने के बाद तो वो लोग, या तो आप चाहिए कि फॉर्म 17C हमको दीजिए, उनको देना है, और अगर अमूमन नहीं देता है लोग, लेकिन आप तो लिखते हैं कि इस बूथ पर कितना वोट पड़ा, तो उसको तो वो तो आपके पास एविडेंस है। अगर उस तरीके का एविडेंस कांग्रेस कलेक्ट करे, वहाँ विपक्ष कलेक्ट करे और इलेक्शन कमीशन को इन डाटा के सहारे अगर चुनौती दे, सिर्फ हवा में बातें नहीं, जो डाटा है। और हम महाराष्ट्र के तमाम पत्रकार और जो बुद्धिजीवी हैं उनसे भी मेरा ये आग्रह और अपील रहेगा कि आप बूथ वाइज हर पोलिंग एजेंट के पास जो डाटा है उस डाटा को सार्वजनिक करिए, और उसमें जो अगर फर्क आ रहा है तब तो चुनाव में गड़बड़ी कहने की जरूरत ही नहीं है, वो ऑलरेडी प्रूफ साबित माना जाएगा।